हेलो बच्चों। चलो तो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 9 का फिजिक्स का, जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये आप कह सकते हो क्लास 9 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। प्रीवियस यूनिट था मोशन, सेकंड यूनिट है फोर्स, एंड जो हमने मोशन पढ़ा उसका एप्लीकेशन बाय लॉज ऑफ मोशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज हम देखते हैं ये फोर्स क्या होता है। ठीक है, बताओ बच्चों फोर्स क्या होता है। बताओ फोर्स क्या होता है। ये सब एकदम सही है। फोर्स हर वो चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है ताकि उसका डिस्टेंस चेंज हो जाए, पोजीशन चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, और वो जिस स्टेट में है वो चेंज हो सके। राइट। तो अज्यूम करते हैं एक आपके पास बॉक्स है। जस्ट टेक अ बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स पे जब मैं लगाऊंगा एक ऐसा एनर्जी जो इस बॉक्स को क्या करेगा, इस पोजीशन से मूव करा के इस पोजीशन पे लेके आ सके। एक बॉक्स है जिसपे जब मैं बाहर से कोई एक एनर्जी लगाता हूं तो वो क्या होता है, वो बॉक्स इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा सकता है। तो वो जो एनर्जी है उसको कहेंगे हम फोर्स। एक एग्जांपल कह रहा हूं, एनर्जी फोर्स नहीं, मतलब वो जो फॉर्मेशन है वो फोर्स है। तो फोर्स क्या है, अब देखो इसको ढकेलना है या इसको खींचना है, इधर टू पुश और टू पुल। पुश और पुल ऑफ पुश एंड पुल एक्शन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, पुश एंड पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। अब ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द पोजीशन। इतनी बातें क्लियर है भाई। फोर्स लगने पर ये एक्स पोजीशन से उधर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कर सकता है फोर्स, फोर्स कैन चेंज स्पीड, स्पीड चेंज कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप और मूव ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको मूव करा सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोक सकता है। इतनी बातें क्लियर है, पक्का। तो फोर्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स वो चीज है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट अपना स्पीड चेंज कर सकता है, या फोर्स के लगने पर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोर्स के लगने पर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो मोशन में आ सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ऑलरेडी तो वो मूव कर सकता है। इतनी बातें क्लियर है। तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है। कैसा एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एनी ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट, चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स स्पीड, चेंज इट्स शेप एंड साइज। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गया भाई फोर्स। अब ये जो फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। देखते हैं हम फोर्स जो है वो सब कैटेगराइज्ड है टू पार्ट्स में। हम देखते हैं कौन कौन से उसके कैटेगराइजेशन है। तो कैटेगराइजेशन में फोर्स को हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि भाई जो फोर्स है वो दो तरह का है। एक है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा जो है ना वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक है बैलेंस फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। देख लेते हैं बैलेंस फोर्स क्या है, फिर देखेंगे अनबैलेंस फोर्स क्या है। तो एक सरफेस ले लेते हैं सबसे पहले। ये हो गया एक सरफेस। इस सरफेस पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है, हमको पता है इस यूनिवर्स में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास जरूर होगा, कोई मासलेस ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो मास होगा तो नीचे की तरफ लगेगा एक्शन फोर्स। अब भाई आप जहां बैठे हो, मैं जहां खड़ा हूं, मेरे वेट की वजह से वो नीचे एक एक्शन फोर्स लगा रहा है ना, लगा रहा है कि नहीं। तो ये हो गया एक्शन फोर्स। जस्ट मुझे स्टेबल रखने के लिए एक और फोर्स लग रहा होगा जिसको कहेंगे रिएक्शन फोर्स। बातें समझ आ रही है। एक्शन फोर्स नीचे लगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा। अब इस तरफ मान लो लगा फोर्स, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट था, कोई एक इंसान है, वो फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। लेट्स से ये रहा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है
कोई बॉडी है, वो बॉडी क्या कर रहा है, कोई पर्सन है, वो फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, ठीक है। अब देखो, जब ये फोर्स लगाएगा इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, अब तुरंत तो मूव नहीं करेगा, एक ऐसा एजेंट होता है जो इसको रोक रहा हो, वो जो एजेंट होता है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसको कहते हैं हम फ्रिक्शन। याद रखना बच्चों, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है, वो कांटेक्ट में लगता है। जैसे ये कोई एक आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना है तो आपने एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में दिया, लेकिन क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट जब उस तरफ मूव हो रहा होगा तो एक ऐसा एजेंट जो इसको रोक रहा होगा, वो जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है, याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगता है कांटेक्ट में, जहां पे ऑब्जेक्ट और सरफेस का कांटेक्ट होता है वहां पे लगता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स की। तो बैलेंस फोर्स क्या होगा, व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस आर जीरो, ठीक है, क्या, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस आर जीरो, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी जीरो, मतलब भाई जितना भी फोर्स इस बॉडी में लग रहा है ना वो सब जीरो है। या ये कह सकते हो कि रिजल्टेंट उनका जीरो है, मतलब मान लो अगर ये एक्शन हो रहा था 20 न्यूटन का, तो रिएक्शन भी 20 न्यूटन का मिल रहा है, इधर से फोर्स दे रहे थे 50 न्यूटन का और रिएक्शन फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन का, तो दोनों मतलब चारों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसलाइज कर दे रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो हो गया। मतलब ये कह सकता हूं कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस आर जीरो, कह सकता हूं। तो व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन इट इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स। जब रिजल्टेंट ऑफ सारे फोर्सेस इस बॉडी में लगने वाले जितने भी फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट जब जीरो हो जाता है, तब हम उनको कहते हैं कि ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे हम, बैलेंस फोर्स। क्लियर रहेगा बात, ठीक है। लिख देता हूं मैं रिजल्टेंट, ये आ गया भाई, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on the body is zero, then it is क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया। क्लियर है इतनी बात। सेम चीज, अगर सारे का रिजल्टेंट, सारे फोर्सेस के इस ऑब्जेक्ट में लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो है तो वो बैलेंस फोर्स होता है। तो बताओ बच्चों अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, आप लोग वैसे भी बहुत ज्यादा समझदार हो, राइट। अगर सारे फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट में लगने वाले उन सबका रिजल्टेंट अगर जीरो है, दैट इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स। एम आई राइट? यस। सो व्हाट इफ all the resultant of all the forces acting on this body is not equals to zero? अगर कैसा रहे कि इस ऑब्जेक्ट में लगने वाले सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो अगर जीरो नहीं रहेगा तो क्या होगा, यस, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस फोर्स। क्या, इफ रिजल्टेंट ऑफ all forces acting on the body is not equals to zero, then it is said to be unbalanced force. अगर इस ऑब्जेक्ट में लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो नहीं है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब वैसे फोर्स को कहेंगे हम अनबैलेंस फोर्स। तो इससे एक चीज समझ आ रही है। अब देखो, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन भी है, जितना एक्शन हो रहा है उतना ही रिएक्शन भी है। क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, बताओ, मूव करेगा? तो जब कभी याद रखना, व्हेन द फोर्स इज बैलेंस देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये रेस्ट का कंडीशन होता है, मतलब बैलेंस फोर्स जब रहेगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। क्लियर है बात? क्या, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कैसे भाई, जितना एक्शन लगा उतना ही रिएक्शन मिला, आपने जो फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन भी आया, तो सब तो इक्वल है। जब सब इक्वल है तो आप हिलोगे कैसे, आप तो रेस्ट पे रहोगे ना। बातें समझ आ रही है?
तो अगर ये रेस्ट का कंडीशन है तो भाई जब रिजल्टेंट इन सारे फोर्सेस का अनइक्वल रहेगा तो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स इक्वल, लेकिन आपने जो फोर्स लगाया वो लगाया फॉर एन एग्जांपल 50 न्यूटन का, लेकिन जो फ्रिक्शन लग रहा है वो जो फ्रिक्शन है वो सपोज मान लेता हूं 30 न्यूटन का लग रहा है मैक्सिमम। तो देखो 50 न्यूटन 30 न्यूटन में डिफरेंस है ना, दोनों में से कौन ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब फ्रिक्शन को अपोज कर रहा होगा, फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, फोर्स का ही अपोजिंग फोर्स होता है। तो दोनों देखो फोर्सेस अनइक्वल है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा, क्योंकि आपने तो ज्यादा एनर्जी लगाया। इससे भाई सामने जो है ना थोड़ा सा कुपोषित सा या ये कह लो अंडररेटेड बनता है। आप यहां से फुल फोर्स लगा रहे हो, एकदम पूरे एनर्जी में फोर्स लगा रहे हो आप। जैसे आप एनर्जी में फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स है ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जब मैं फोर्स लगाऊंगा ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, राइट, मूव करेगा ना। तो यही तो है अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना मोशन के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अनबैलेंस फोर्स। जब तक ऑब्जेक्ट में लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा तो वो बैलेंस फोर्स होगा, और जब वो बैलेंस फोर्स होगा तो बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, याद रखना इस चीज को। एंड नेक्स्ट, जब रिजल्टेंट इन बॉडी में लगने वाले सारे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब क्या होगा, जब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो अनबैलेंस फोर्स होगा, और क्योंकि नॉट इक्वल है मतलब रिजल्टेंट सारे फोर्सेस का इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा। बातें क्लियर हो रही है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की, पक्का। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं बैलेंस और अनबैलेंस की, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। सपोज मान लो एक आपके पास रस्सी है, बढ़िया सी रस्सी बना देते हैं भाई, ऐसा 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 ऐसा, ये हो गई आपके पास रस्सी। अब एक टीम यहां पे एक टीम यहां पे, ये है टीम ए ये है टीम बी। टीम ए ने रस्सी को पकड़ा, टीम बी ने भी रस्सी को पकड़ा, और ये है सेंटर लाइन। अब इसमें शुरू हुआ टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर जानते हो ना, रस्सा खींची, रस्सी जो खींचते हैं ना वो होता है टग ऑफ वॉर। अब इनके बीच में हुआ टग ऑफ वॉर शुरू। अब ए वाले पूरा फोर्स लगा रहे जम के, एकदम दम लगा के, बी वाले भी पूरा दम लगा के। अब जब पता चला कि ए वाले लगा रहे हैं 100 न्यूटन का फोर्स और बी वालों ने भी लगाया 100 न्यूटन का फोर्स, समझ आ रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा टीम जीतेगा, बताओ, सिंपल सा लॉजिक है भाई। ए भी 100 लगा रहा है, बी भी 100 लगा रहा है, दोनों इक्वल है ना। तो जब दोनों इक्वल एनर्जी लगा रहे हैं कोई भी टीम नहीं जीतेगा। तो क्या हो गया, नेट रिजल्टेंट ऑफ नेट फोर्स जीरो हो गया। 100 माइनस 100 कर दो, कितना आया, जीरो आया। तो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज जीरो। बातें क्लियर हो रही है, पक्का। तो जब रिजल्टेंट जीरो हुआ तो कौन सा फोर्स करेगा, बैलेंस फोर्स, समझ आई बात। अब मान लेता हूं कि इसने लगाया 150 न्यूटन का फोर्स और बी ने लगाया 100 न्यूटन का फोर्स। अब रिजल्टेंट देखते हैं, 150 माइनस 100 कितना बचा, 50 न्यूटन, वो भी किसके पास, ए के पास। तो मतलब ए के पास 50 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब बताना मुझे क्या होगा, इसके पास 150 न्यूटन है, इसके पास 100 न्यूटन है, कौन सा टीम जीतेगा, बी, ए जीतेगा ना, क्योंकि ए के पास ज्यादा फोर्स है, राइट। तो ये हो गया अनबैलेंस फोर्स। अब देखो अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ए क्या करेगा, बी को अपनी तरफ खींच सकता है, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन हो गया, हुआ ना। चेंज ऑफ पोजीशन मतलब कब होता है, जब मोशन होता है। तो वही तो लिखा हूं भाई मैंने, मोशन कब होगा, देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अनबैलेंस फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स का मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। आई होप आपको ये बैलेंस, अनबैलेंस और फोर्स का कंसेप्ट एकदम कोर तरीके से क्लियर है। कभी मत भूलना और एक भी चीज मत भूलना, ठीक है। तो फोर्स क्या है भाई, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी का शेप चेंज कर सकता है, जो किसी का साइज चेंज कर सकता है, जो चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, जो रुके हुए ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है, मतलब मूव कर सकता है। क्लियर है इतनी बात, पक्का। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला डेवलप करेंगे एंड आगे की चीजें पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन एंड ऑल। क्लियर है, ठीक, थैंक यू।